सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं न्याय चौपाल सीरीज की बैठक 2 जो न्याय चौपाल बनी है वर्तमान मतभेदों के समाधान के लिए, उसकी जो बैठक की सीरीज 2 है, जो इम्पैक्ट ऑफ कोरोना लॉकडाउन ऑन फैमिली सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ में सभी का स्वागत करती हूँ। आज इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं संजय शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंत्र का उच्चारण करिए और इस सभा का शुरुआत कीजिए। संजय शर्मा जी। सभी को नमस्कार। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात सर्व सुख प्रदान करने वाले एवं समस्त आपदाओं से दूर रखने वाले जगत प्रिय सबसे सुंदर उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद जी। अब मैं गोविंद गोयल जी, जो इस न्याय चौपाल के जनरल सेक्रेटरी है, संचालक है, जिन्होंने इसकी शुरुआत में भागीदारी की है, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे इस न्याय चौपाल की बैठक की थोड़ी इंट्रोडक्शन देके इसको आगे प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद सिमसी जी। धन्यवाद जी। आज इस न्याय चौपाल की ई बैठक सीरीज में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। न्याय चौपाल की संरचना मूल रूप से ये बात ध्यान में रखकर की गई कि जो पारिवारिक विषय हैं या जिन मतभेदों में जो पार्टीज हैं वो उनके इतने निकट के संबंध हैं कि उन संबंधों की बहुत महत्व है और उन संबंधों को बरकरार रखना अति आवश्यक है और पारिवारिक विषयों को, पारिवारिक मामलों के विवादों का समाधान करने में अब वर्तमान की कोर्ट व्यवस्था, जो न्याय प्रणाली है, वो शायद उतनी सक्षम ना हो। इसलिए उनको ऐसे विवादों का समाधान सामाजिक तौर पर, सामाजिक व्यवस्था से बैठकर किया जाए और दोनों विवादित पार्टीज को बिठाकर उनके मतभेदों को आपसी बातचीत के जरिए, बातचीत के माध्यम से उन मतभेदों को दूर किया जाए। इसका मूल मंत्र भी विवाद नहीं संवाद, ऐसा करके न्याय चौपाल का मूल मंत्र है। अभी जो वर्तमान में लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस के कारण से, उसमें अपने परिवारों पर और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहा होगा, इस बात के बारे में आज की न्याय चौपाल की ई बैठक सीरीज में आज की न्याय चौपाल की बैठक है और हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि लॉकडाउन का परिवारों पर और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर हुआ और इसका असर किसी विवाद में परिवर्तित ना हो जाए, विवादों को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस बात के लिए आज की बैठक का विषय रहेगा। एक हमने आप सबके ध्यान में रहा होगा कि जब ये बैठक की सूचना के साथ हमने एक सर्वे फॉर्म भी भेजा था और उस सर्वे फॉर्म का एनालिसिस के आधार पर ये पाया गया कि आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी अधिकतर, मतलब अगर नंबर्स के हिसाब से बात की जाए, 64% से ज्यादा लोगों का ये मत है कि पारिवारिक विषयों को वो परिवार में बैठकर उसको सुलझाना, उसका समाधान करना और उसका कोई रास्ता निकालना, इस बात के पक्ष में कुछ ये तो जब परिवार के संरचना में विवाद या जो मतभेद है
उसका समाधान नहीं हो पाता, तभी वो लोग पुलिस में या कोर्ट व्यवस्था में जाने की बात को सोचते हैं। इस बात से ये हमारा जो न्याय चौपाल का मूल संरचना का विषय है कि जो पारिवारिक और आपसी मतभेद हैं उनको आपस में बैठकर समाधान करना यही उत्तम है। यही अपने देश के लोगों की, अपने लोगों की उनकी सोच भी ऐसी है कि उन सब विषयों को बैठकर ही समाधान किया जाए। ये बात आज इस सर्वे से भी मूल रूप से ये सब्सटेंशिएट होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात को लंबा ना करते हुए मैं निवेदन करता हूँ शिमसी जी को कि आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। उससे पहले मैं मेनका जी अपने बीच में श्रीमती मेनका गांधी जी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इससे पहले कि उनको अपनी बात रखने के लिए मैं निवेदन करूं, उनका एक छोटा सा परिचय आप सबके ध्यान में, वो अच्छी तरह से सबसे परिचित हैं, फिर भी उनका परिचय आपके सामने रखता हूं। श्रीमती मेनका गांधी जी पिछले 30 साल से ज़्यादा से भारत की संसद लोकसभा की सदस्य हैं और भिन्न भिन्न अवार्ड्स उनको मिले हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। और उन्होंने एक संगठन पीपल फॉर एनिमल्स इसकी भी स्थापना की है। ये एक भारत में एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के लिए सबसे बड़ा संगठन है। श्रीमती मेनका गांधी जी अभी हाल ही में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रही हैं और अभी वर्तमान में संसद सदस्य, लोकसभा संसद सदस्य हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो अपने बीच में हैं और अब हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगी और अपने विचार प्रस्तुत करेंगी आज के विषय पर। श्रीमती मेनका गांधी जी, प्रणाम। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं केवल ये कहना चाहती थी कि ये लॉकडाउन जो है, ये परिवार हमने सोचा था कि सब लोग बहुत खुश रहेंगे इस समय अपने घरों के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों को ये वक्त कभी मिला नहीं है और शायद कभी और मिलेगा नहीं कि परिवार के साथ इतना लंबा समय वो बैठे, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, मर्द के साथ, जो भी हैं। ये एक वक्त, लेकिन वो वक्त हमने देखा है बहुत भारी पड़ गया। बिना जिन लोगों ने अपने ये समय को डिसिप्लिन के साथ रखा, जैसे मिसाल मैं आपको बताऊं, मेरी पोती का स्कूल बंद हुआ, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि 8 बजे से 2 बजे तक जैसे स्कूल में बैठी वैसे ही घर पर बैठ करके वही स्कूल में उसका इस तरीके से अनुशासित रहे। तो एक तो उसका वो 5 साल की है, लेकिन ये 2 महीनों में अचानक से उसका पूरा लिखना पढ़ना इतना बढ़ गया है कि वो 10 साल की उम्र तक वो अब पढ़ सकती है, खाली 2 महीने में, क्योंकि एक अनुशासन रहा। हम भी खुश, वो भी खुश। तो अगर परिवार ने एक अनुशासन रखा समय का कि इस समय से इस समय तक ये होगा, इस समय से इस समय तक ये होगा, जिन्होंने ये अनुशासन नहीं रखा वो फिर लड़ाइयों पर, झगड़ों पर अपने अंदर भी और अपने पड़ोसियों के साथ भी बढ़ा। एक चीज जो मैं दुख के साथ कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये समय मैंने सोचा था कि इंसान की कदर ही नहीं, इंसान हर चीज की कदर करेगा, क्योंकि मरते मरते हम सब लोग बच रहे हैं। लेकिन ये समय जो सोसाइटी के अध्यक्षों हैं उन्होंने लगाया समय एक राजा की तरह पेश होना, जो कोई जानवर को खिला रहा है उसको तंग करना, कभी औरतें बाहर जा रही तो औरतों को तंग करना, ये एक तंग करने का वक्त रहा है। मैं अभी भी कहती हूँ कि हम लोग ये समय बिताए खुशी बांटने में, आपस में भी, पड़ोसियों के साथ भी। ये नहीं कि हम एक दूसरे को इतना तंग करें कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम केवल दुश्मनियों के साथ बाहर निकले।
ये समय हमने देखा है बहुत ज्यादा जुल्म औरतों पर बढ़ा है, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप पुलिस से पूछेंगे तो पुलिस बहुत कम FIRs रजिस्टर कर रही है, इसलिए एक तरीका हो गया है जुल्म बढ़ाने का। अब अगर किसी ने मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, खुशी से पूछ लीजिए। मेरे जो मन में चंडीगढ़ के बारे में जो प्रश्न है, जिसका आप हल भी कर सकते हैं, और गोविंद जी भी बैठे हैं। चंडीगढ़ में जो लॉकडाउन के समय यहाँ पे गरीब लोग जो 10,000 20,000 की महीने का कर्ज लेके काम करते थे, जो डेली पैसा अपना देते हैं और आगे ब्याज पे काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत मुसीबत आने वाली है। दूसरा, क्योंकि उनके पारिवारिक भी जो आगे रिलेशन है, क्योंकि पैसा जाता था, उसके कारण भी बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरा जो मेरा विषय था, हमारे जो चंडीगढ़ में क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो हैं, उनके अभिभावकों का जो लेके फीस का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। प्रशासन दूसरी बात बोल रहा है, अभिभावक दूसरी बात बोल रहा है, और स्कूल प्रशासन तीसरी बात बोल रहा है। तो ये कुछ विषय है जो मुझे लगता है हमारे आगे बहुत डिस्प्यूट्स खड़े होंगे, जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होंगे, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मेनका गांधी जी इसका निवारण कीजिए। मेनका जी, आपका म्यूट हो गया है, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आप सुन रहे हैं? जी, आपने जो सवाल पूछे हैं ये बहुत गहरे भी हैं और बिल्कुल ठीक सवाल है। एक तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स का हमें समझ नहीं आता है इसका करना क्या है। एक तरफ से प्राइवेट बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि जब स्कूल चल ही नहीं रहे हैं तो इतने बड़े बड़े फीस क्यों दे, क्योंकि जब बच्चे घर पर बैठे हैं और हम लोग कमाई नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग फीस देने में दिक्कत पड़ रही है। ये पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि आप हमको नहीं देंगे पैसे तो हम सारे टीचर को पैसे कैसे देंगे। तो इसका क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये जैसे हर एक ने एक कट लेना पड़ा, प्राइवेट स्कूल्स को भी एक कट लेना पड़ेगा, फीस में क्या देना पड़ेगा 2-3 महीनों के लिए, ये जो अभी तक लॉकडाउन का पीरियड है, क्योंकि स्कूल तो चले नहीं है। तो कुछ तो समाधान सरकार को ढूंढना पड़ेगा इसका, और ये पॉलिसी होनी चाहिए। और कोई सवाल? जी, ये जो आपने पूछा है ये बहुत चिंता की चीज है। सब जगह चिंतित है ये स्कूल्स के मामले में कि क्या फुल फीस दे, हाफ फीस दे, कोई फीस ना दे, टीचरों का क्या होगा। जिन स्कूलों ने कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई जारी रखी वो तो फुल फीस लेंगे ही लेंगे, लेकिन जिन्होंने वो भी नहीं किया है जैसे सरकारी स्कूलों में, वो कैसे लेंगे। थैंक नमस्कार माननीय मेनका जी। जी नमस्कार। जैसे आपने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा कि महिलाओं पर इसमें काफी दबाव है, और महिलाएं निश्चित रूप से सारा पूरे परिवार को हर प्रकार से करना देखना पड़ रहा है। इसमें कुछ सुझाव परिवार के लोगों को, क्योंकि हम सब परिवार के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ सुझाव अगर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, दो तीन चीजें हैं। एक तो मर्द जो घर पर बैठे हैं वो अब संभाले, घर का ही काम संभाले। ये नहीं कि वो घर पर भी मर्द बने कि बीवी सारा काम करे और वो फिर सुबह उठे, अखबार पढ़े, टीवी देखे और अपना ज्ञान दे दे। तो एक तो मर्दों को ये, दूसरा ये वक्त है दिल खोलने का। अब बहुत सारी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं जो छोटी नहीं है, क्योंकि यह हजारों औरतों के ऊपर ये हुआ है।
मैंने देखा है कि दिन के वक्त, रात के वक्त औरतें बाहर जाती हैं बाहर के जानवरों को खिलाने के लिए, चिड़ियों को, बिल्ली कुत्तों को, अन्य गाय को, और उनमें जो आवारा मर्द होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, और खास करके जो बूढ़े हैं, जो RWA संभालते हैं, सोशल संभालते हैं, वो बाहर जाते हैं और इन औरतों के साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं। जो ये बिल्कुल ही मैं हैरान हूं कि हमने औरतों को क्या समझ रखा है। अगर मर्द दान पुण्य करने निकलता है तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन अगर औरत निकले तो घर के अंदर भी सारा काम करे। अब वो दान पुण्य करना चाहे तो उसको तंग किया जाता है। हम लोग क्यों नहीं इस वक्त अपनी औरतों को संवारें? अगर कोई शांति है इस देश में, हमारी औरतों ने ही तो किया है ये शांति। अगर हम बर्दाश्त कर रहे खुशी खुशी घर में बैठ करके, ये इसलिए कर रहे क्योंकि माहौल औरतों ने बनाया है एक शांति का। तो उनको लक्ष्मी समझ करके अगर वो दान पुण्य कर रहे हैं बाहर, अगर वो बाहर जा रहे हैं जानवरों को खिलाने, बजाय कि उनको तंग करें। आज दोपहर को भी एक स्कूल की प्रिंसिपल ने गाजियाबाद में 3 मर्दों ने उसको पकड़ करके गाली गलौज दी। क्यों? क्योंकि वो 2 कुत्तों को खाना खिला रही थी। हम समझे नहीं। अगर वो नहीं खिलाती तो वो कुत्ते सबको काटते हैं, क्योंकि वो भी भूख प्यास से मर रहे हैं। तो एक तरफ से हम लोग आपकी रक्षा कर रहे हैं, उसके ऊपर से गाली गलौज। पुलिस मुझे कह रहे हैं कि हर दूसरी शिकायत जो है वो औरतों की शिकायत हो रही है कि ये मर्द आकर के उनको तंग करते हैं। हम समझे नहीं क्यों। हम इतने अच्छे संस्कार के हैं, जो RSS के लोग हैं वो भी इतना काम कर रहे हैं इस वक्त सबकी रक्षा के लिए। ये छोटी सी संस्कार को हम लोग अगर सबको बताएं कि औरत निकले दान पुण्य करने के लिए, चाहे भूखों को, चाहे गाय को, चाहे जानवर को, चाहे अपने पड़ोसियों को, क्यों हम उसके पीछे पड़े और क्यों हम बदतमीजी से बात करें? जी धन्यवाद बिनका जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप्तिमान दास जी, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाला है, वो अपने आप को अनम्यूट करके जरा प्रश्न पूछें। दीप्तिमान दास जी, मैं उनका प्रश्न पढ़ देता हूं। स्कूल के विषय में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, हाउ टू हैंडल डिप्रेशन इन द जॉब लाइफ? मैं सोचती हूँ कि ये समय, मैं भी अकेली घर पर हूँ, ये समय हम लोग लगाएं। डिप्रेशन तो तब आए जब आपके पास, आप समझते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है दुनिया में, या आपको कुछ करने को नहीं है, तब जाकर के डिप्रेशन की खिड़की खुलती है। लेकिन ये समय अगर आप लोग कोई पढ़ाई में ले लें, कोई नई चीज सीखने में ले लें। आप टीवी देखियो ही मत। ये टीवी देख करके मन भी दुखी होता है, इधर कोई मर गया, उधर कोई कर गया। आप टीवी बंद करके, और अगर ज्यादा से ज्यादा आप दान करें इस वक्त, तो मैं आपसे वायदा करती हूँ कि डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी चिड़ियों को खिला लें। उनको किसी भी अच्छाई करने में मन बहुत हल्का हो जाता है, डिप्रेशन भागता है। जब अपने आप में अंदर जा करके आप अपने बारे में ही सोचेंगे, मैं हूँ, मैं इस स्थिति में हूँ, मेरी तनख्वाह कट गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं, तो फिर डिप्रेशन तो होना ही होना। आप उल्टा करिए कि ये आपको वक्त मिला है परिवार के साथ, आपको लिखने पढ़ने के लिए वक्त मिला है, आपको कुछ नया सीखने के लिए वक्त मिला है, आपको हंसने के लिए वक्त मिला है, तो आप डिप्रेशन होगा नहीं इतना। और आप बहुत ज्यादा खाइए मत, उससे भी डिप्रेशन बढ़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ जी, नमस्कार मैम। आ रही आपकी आवाज आ रही है मैडम, बड़ा अच्छा लगा, आपके बड़े अच्छे विचार। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं अगले एडमिशन को लेके बहुत परेशान है, और कई बच्चे तो बहुत ही तनावग्रस्त हो रहे हैं। क्या करूं मैं इसका? नहीं, इसके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों को किस तरह से चैनलाइज किया जाए। इवन मैं आस पड़ोस में देखती हूँ, कैलिफोर्निया में भी देख रही हूँ बच्चों को, और इंडिया में भी मेरी बात होती रहती है बच्चों के साथ, तो बहुत ही तनावग्रस्त हूँ। हम लोग
कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं उनको कुछ चीज सिखाने के लिए। हम इनको बस सुबह से शाम तक टीवी चला करके न्यूज दिखाते हैं बस। अगर आप उनको कोई नई चीज सिखाए या पड़ोस में बैठ करके, जैसे आपने ये चौपाल खोला है, अगर हम लोग 1 घंटे के लिए बच्चों के लिए एक चौपाल खोल दें जिसमें से वो कुछ सीखे कुछ, और रोज एक नई चीज उनको सिखा दें। हमने यही कोशिश की है हमारे घर के बच्चों के साथ। जो हमारे यहाँ रहते हैं उनके 11 बच्चे हैं, उनको कुछ नई चीज, उनको क्रिकेट ही सिखाया, उनको नई चीज सिखाए। मैंने अपनी पोती को कुछ नई चीज सिखाई। इस समय हमने लगाया है उनको लिखने पढ़ने में सिखाया। तो कुछ सिखाना ही पड़ेगा इस समय में। अगर वो भूगोल सीख रहे थे स्कूल में तो हम उनको भूगोल सिखाएं, और वो भी इस तरीके से कि उनका मन लगा रहे। अगर इतिहास सिखाना है तो क्यों नहीं पुरानी कहानियां, रोज के रोज कोई नई चीज, महाभारत की, रामायण की। हम लोग अगर सालों के लिए भी सिखाए तो वो दोनों किताबें खत्म नहीं होंगी। तो हम लोग कहानियां बना करके सिखाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो टीवी के न्यूज को बंद करिए, फिर शुरू करिए। रोज सुबह एक परिवार के तौर पर जा करके चिड़ियों को शुरू करें, चिड़ियों को खिलाना, चाहे इतना सा खिलाए, लेकिन आप देखेंगे माहौल बदल जाता है। शाम को जाकर के 2 रोटियां अपने बिल्डिंग के बाहर किसी भी जानवर को दे दो। आप देखेंगे बच्चे ये समय में आपका पूरा मॉरल वैल्यू सीखेंगे। आखिर आप उन्होंने माँ बाप को कभी इतने नजदीकी से इतने समय के लिए तो कभी देखा नहीं है। तो जो भी माँ बाप उनको इस वक्त सिखाएंगे, बिना नौकर चाकर, बिना कोई दूरी, खाली परिवार में, तो वो जिंदगी भर इसको याद रहेगा। तो इस समय को जाया मत करिए, इनको पूरे मॉरल वैल्यूज और ये सिखाइए। बजाय कि समय कैसे कटेगा, चलो 12 बजे उठो, फिर परांठे खाओ लंच के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा सो लो, फिर टीवी के न्यूज देख लो, वो दिन जाया चला गया। उठिए 7 बजे या उससे पहले भी, आप पूजा अपना करिए, चिड़ियों को खिलाइए, सब बैठ करके एक नई चीज सब लोग बोलेंगे नाश्ते पर। फिर उसके बाद आप स्कूल शुरू करिए, चाहे बच्चा 5 साल का हो चाहे 15 साल का हो, कुछ नई चीज लाइए। और कुछ नहीं तो उनको बोर्ड गेम सिखाइए, स्क्रैबल, चेस, कुछ भी एक ऐसी चीज जो वो ये समय को हमेशा के लिए याद रहेंगे। नहीं तो ये समय के 90 दिन बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों जब निकलेंगे बिना कुछ सीखे और माँ बाप को लड़ाई चिड़चिड़ घर में देखते देखते, तो वो सारे जो उनके मन में जो लिंक था परिवार के साथ वो हम तोड़ देंगे। आपके बच्चे रहेंगे लेकिन मन में नहीं। आपने जोड़ना है इस वक्त। और अगर वो आपको देखते हैं इस वक्त पड़ोसियों से झगड़ते, या इसने ये बोला उसने वो बोला, वो बाहर क्यों गई, उसने मास्क क्यों नहीं पहना, उसने ये कुत्तों को क्यों खिलाया, वो रात को क्यों निकलती है, वो अंदर बाहर क्यों आते हैं, अगर वो झगड़ते हुए ही देखेंगे तो सोचिए बाद में किस किस्म के इंसान बनेंगे। ये हमको मन में रखना। ठीक है। ये समय में इतना पास, इतना नजदीक उनको करना है कि जिंदगी भर वो आपकी पूजा करेंगे। अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी, फोन भी आ रहे हैं। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। शिमशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका जी आपने बहुत अच्छे विचार साझा किए। अब मैं गोविंद गोयल जी को बोलूंगी कि वो गोपाल आर्य जी का मंच में शायद आ गए, उनको बुलाइए। गोविंद गोयल जी। गोपाल आर्य जी को निवेदन करने से पहले मैं कुछ महानुभाव अभी जो इस दौरान में हम सबसे जुड़े हैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रीमान, सबसे पहले जस्टिस अनिल दवे सुप्रीम कोर्ट से सीनियर मोस्ट जज के पद से रिटायर हुए हैं और आप हमारे बीच में हैं। मैं आप न्याय चौपाल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमान के अग्रवाल जी जो नेशनल बोर्ड ऑफ
एक्रेडिशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो अपने बीच में हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रीमान बलतेज मान जी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा जी अपने बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं श्री गोपाल आर्य जी, इनका परिचय अभी किया है, श्री गोपाल आर्य जी को निवेदन करता हूं कि वो अपने अनुभव, अपनी बात हम सबके साथ शेयर करें। श्री गोपाल आर्य जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गोपाल आर्य है और मैं आज के इस परिसंवाद में, जिसका विषय यह है लॉकडाउन के दौरान घर में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान, तो मुझे तो जो ध्यान में आया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एक तो लॉकडाउन का मतलब है पूर्ण बंदी, और घर का मतलब है परिवार। केवल मकान को घर नहीं बोलेंगे, तो जिसके अंदर सामूहिक जीवन, सह जीवन, सह अस्तित्व और संस्कार, ये जब होते हैं तब एक परिवार बनता है। हमारे यहाँ परिवार की कल्पना भी वही है, और इसलिए जब हम लॉकडाउन के अंदर, घर के अंदर बंदी यानी लॉकडाउन मानते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि हम जिस हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है परिवार व्यवस्था, तो ये परिवार व्यवस्था में जब तक सहजीवन, सह अस्तित्व, सह सामूहिक जीवन और संस्कार नहीं आएगा, तब तक वो परिवार नहीं होता है। सौभाग्य से जब पिछले 2 महीने से हम सब अपने घर में ही हैं, तो पहली बात तो ये हुआ कि घर के अंदर एक फैमिली बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, जो हमारा मूल तत्व था, उसके अंदर बहुत फायदा हुआ। दूसरा है कि इस लॉकडाउन ने घर के अंदर रहकर हमको क्या सिखाया है, तो 3 R के बारे में हम विचार कर सकते हैं, 3 Rs। पहला R है कि हमको अपने घर के अंदर रहकर अपनी जिंदगी को रिडिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए पुनः परिभाषित करना पड़ेगा कि जिंदगी का मतलब क्या है। दूसरा, हमको ये समझना होगा कि हमने अपनी जिंदगी को हमको रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे अपने विद्वान लोग भी यही कह रहे हैं कि ये कोरोना हमारे लिए एक रीसेट बटन है, कि हमको कुछ बातों का रीसेट करना होगा। और तीसरी बात है कि हमको अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और जो अभी ध्यान में आ रहा है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उसके बाद हमारी जिंदगी कैसी रहेगी। तो अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें हमको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सामान खरीदते समय ध्यान रखना होगा, किस समय किसी से मिलते समय ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से जब बाहर से घर आते हैं तो घर में आते हुए अपने चप्पल जूतों से लेकर हाथ धोने से लेकर सब बातों की पवित्रता का, जिसको हमारे यहाँ पूर्ण उसमें कहा जाता था। इसलिए मुझे लगता है कि 3 R हमको जिंदगी को रिडिफाइन करना है, हमको जिंदगी को रीसेट करना पड़ेगा इस कोरोना के समय में और के बाद, और इसके बाद दूसरा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब आता है कि हमको परिवार में रहकर क्या फायदे हुए। तो मैं केवल फायदे पर इसलिए बोलूंगा कि मैंने खूब सोचा कि क्या नुकसान हुआ, तो वो नुकसान बोलने वाले बहुत सारे होंगे, मुझे कुछ कमी मिले इसलिए मैं उसके बारे में नहीं। तो 4 प्रकार के स्वास्थ्य का हमको लाभ हुआ। सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य इस क्वारंटाइन यानी घर में रहने से हमको फायदा हुआ, और हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं सुनता था कि बाहर के देशों में परिवार व्यवस्था नहीं होने के कारण इतना तनाव कि वहां पर सर्वाधिक नींद की गोलियां बिकती थी, इसलिए कि लोग तनाव में जीते थे, शेयरिंग नहीं होती थी। हम घर में जब रहने लगे तो हमको ये सहअस्तित्व और सह अस्तित्व और सह जीवन का भी एक अनुभव और आभास हुआ। इसलिए हमारा शारीरिक और मानसिक, क्योंकि खाने पीने की तरीके भी बदल गए। शुरू में हमारे कुछ मित्रों का स्वास्थ्य इसलिए खराब हुआ कि वो
7 दिन में 5 दिन बाहर खाते थे, अब घर का खाना मिलने के कारण उनका पेट खराब हो गया। लेकिन हाँ, इस 2 महीने के बाद बहुत सारे लोगों का वजन कम हो गया, बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, दिनचर्या ठीक हो गई, बाकी सब ठीक हो गया। तो हमको 2 व्यक्तिगत स्वास्थ्य में बहुत फायदा हुआ। दूसरा है पारिवारिक स्वास्थ्य। अब ये पारिवारिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि फैमिली बॉन्डिंग हमारी, बहुत सारे परिवारों में रोज सत्संग भजन कीर्तन होने लगा, साथ रहकर खाने को मिलने लगा। जो पहले मजाक में कहते थे कि बच्चे कहते थे कि पापा आप शनिवार रविवार को आते हैं क्या, या कौन है ये, ऐसा ऐसी एक चुटकुले होते थे, वो साथ रहकर एक फैमिली बॉन्डिंग बनी। और तीसरा है हमारा आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। अब आर्थिक स्वास्थ्य ठीक होने का मतलब हमारा रोजगार कम हो गया, ये हमारी आर्थिक स्थिति है। लेकिन आर्थिक स्वास्थ्य का मतलब हमारा जो सस्टेनेबल कंजम्पशन है उसके बारे में हमारा सोचना शुरू हुआ। जो हमारे यहाँ पहले कहा जाता था तेन तत्तेन भुंजी था, कि हमको जितना उपयोग करना है उतना ही करना चाहिए। इसको आज की भाषा में बोलने लगे रिड्यूस रीयूज। और इसलिए हमारा आर्थिक स्वास्थ्य ने हमारे बहुत सारे खर्चे कम हो गए, जो अनावश्यक खर्चे थे उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया। और इसलिए जब खर्चे कम होंगे, आमदनी के बारे में मैं इकोनॉमी बोलता हूं, लेकिन खर्चों के बारे में अगर विचार करेंगे तो हमारे खर्चे पहले से कितने कम हो गए इसकी कल्पना हमको नहीं। जब कभी कल्पना नहीं की सकती कि बिना मेट के हम घर चला सकते हैं, आज सब घर के लोग आपस में मिलजुल कर पूरे घर को चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात हमारे आर्थिक स्वास्थ्य की होती है। और चौथा बिंदु है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य कैसे बढ़ा घर में बंद होने के बाद? तो हमने घर में रहकर दूसरों के बारे में हम संवेदनशील हो गए। हमारे मन में ये आने लगा पशु पक्षियों के लिए भी कोई जीवन हो सकता है, उनके लिए पानी दाने के बारे में विचार करने लग गए। यहाँ से लेकर जो एक फुटपाथ पर या गरीब असहाय व्यक्ति है उसके लिए भी हमारे यहाँ की संस्कृति के अनुसार बहुत सारे लोगों ने पूरे भंडार खोल दिए। तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक हुआ, आपस में सामाजिक संवेदनाएं। अब आप सोचिए कि इस देश में जो हमारे सुरक्षा में लगे हुए प्रहरी हैं उनके बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया, स्वास्थ्य के प्रहरी हैं उनके बारे में सोचना शुरू किया। ये संवेदनशीलता बड़ी सामाजिक। और एक 5वां सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा प्राकृतिक स्वास्थ्य भी ठीक हो गया हमारे घर में रहने के कारण। एक इंटरेस्टिंग बात बता के मेरी बात पूरी करता हूं कि हम अपने प्रकृति के स्वास्थ्य के बारे में आज तक कभी चिंतन नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर, यानी आप सोचिए पूरे यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में, ये मनुष्य जो क्वारंटाइन हुआ है पूरे विश्व के अंदर, घर में रहा, वो केवल 0.01% पॉपुलेशन है टोटल नेचर की, यूनिवर्स की। और 0.01% इंसान के कारण पूरी नेचर चेंज हो गई। आप सोचिए ओजोन की परत की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस दिल्ली का 550 रहता था, उस दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 55 to 60 हो गया। गंगा निर्मल हो गई, यमुना का पानी आचमन लेने योग्य हो गया। आप सोचिए जो एयर श्वास लेने के लिए हवा थी वो कहाँ चले गई थी। तो ये ध्यान में आता है, ये 0.01% जो इंसान था उसके कारण हो गया था। अब ये जब आत्मचिंतन हमको मिला तो हमको ध्यान में आया कि प्रकृति जिसको हम भगवान मानते थे, पूछते थे, उसके बारे में भी हमने विचार करना चाहिए। और विचार करेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी, हम भी प्रकृति का ध्यान रखेंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन के कारण हमको जो एक दृष्टि मिली, जो 4 पुरुषार्थ के बारे में बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमको इन दिनों में महसूस हो गया कि धर्म क्या होता है। दूसरों के लिए जीना निस्वार्थ भाव से वो धर्म होता है। अर्थ का कैसे उपयोग किया जा सकता है उसको हम सस्टेनेबल कंजम्पशन ही बोलेंगे। और काम यानी हमारी आवश्यकताएं, इच्छाओं का कितनी अनाप शनाप बढ़ जाती हैं, उनको कैसे
संतुलित किया, संयम कहा जा सकता है। और अंत में ये मोक्ष प्राप्त का मतलब ये पूरी दुनिया में वननेस, एकात्मता, ये आना। मुझे लगता है इतने विद्वानों के बीच में मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमें उसके लिए एक रीसेट बटन मिला है और हम रीडिफाइन अपनी जिंदगी करने के लिए हमको अपनी नई परिभाषाओं के साथ जिंदगी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, करेंगे, हमारी संस्कृति में यही था, उसको केवल पुनः स्मरण करके आगे बढ़ना होगा। इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ कमी रही हो तो क्षमा करिए। श्रीमान इंद्रेश कुमार जी, जो कि अपने साथ, हमारा सौभाग्य कि अपने साथ आज उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। श्रीमान इंद्रेश कुमार जी बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिछले 50 साल से प्रचारक हैं और भिन्न भिन्न दायित्व का निर्वहन करते हुए आप आज इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपकी प्रेरणा से भिन्न भिन्न समाज के वर्गों को और दृष्टि मिली है और समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य प्रारंभ हुए हैं। मैं ये अपना परम सौभाग्य कि आज न्याय चौपाल को श्रीमान इंद्रेश कुमार जी का मार्गदर्शन मिलेगा। मैं श्रीमान इंद्रेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो आज के विषय पर, लॉकडाउन का परिवार पर और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हुआ है, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान इंद्रेश कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम सब चर्चा करने के लिए भाइयों, बहनों और मित्रों के रूप में भारत के प्रबुद्ध जन एकत्रित आए हैं, उस कार्यक्रम की एक विशेषता है, अभी तक जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन, यह लगभग 70 दिन का, आज जिस विषय पर चर्चा करने आए, लॉकडाउन का क्या प्रभाव बना समाज जीवन पर, उसका ये अंतिम दिन है। आज लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। अब भारत सरकार ने अनलॉक फेज 1 को प्रारंभ किया है, इसलिए जब तक हम लॉकडाउन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे तब तक लॉकडाउन समाप्त भी हो जाएगा। पर फिर भी जो बीता है उसको भी कुछ कुछ स्मरण करना चाहिए। मैं 2-3 दूसरी तरह की बातें बोलता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी में से कुछ विषय उभरे। पहला, कोरोना महामारी, इसका वायरस जो है ये प्राकृतिक वायरस नहीं है, मैन मेड वायरस है। दूसरी बात, ये आधा जीवित है, आधा मरा हुआ है, अधमरा है। तीसरी बात, इस वायरस के निर्माण में वैज्ञानिकों का हाथ किस रूप में है और कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों का हाथ किस रूप में है, परंतु वह समाज के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए अभी तक कोई बिंदु नहीं आया है। कुल मिलाकर विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर समाज के स्वास्थ्य को खराब करने में ही यह वायरस पैदा किया जा रहा था। अभी तक लगभग अध्ययन दलों की रिपोर्ट्स भी यही है। चौथी बात, इस वायरस ने जितनी भी दुनिया की विकसित सभ्यताएं थी, 10 से अधिक बहुत विकसित सभ्यताएं, शिक्षित सभ्यताएं, समर्थ सभ्यताएं, जिनके जीवन मूल्य भी अच्छे हैं, ऐसी सभ्यताएं मानी जाती थी,
जहां बेकारी, बेरोजगारी, पलायन आदि या तरह तरह के अंदर के अपराध वृत्तियां कम थी, ऐसी मानी जाती थी। जब इस वायरस ने उन सभ्यताओं पर हमला किया तो दुखद आश्चर्य ये है, कोई भी सभ्यता इसके सामने टिक नहीं पाई। इसलिए एक प्रथम विषय इन बिंदुओं में से खड़ा होता है कि रीडिफाइन ऑफ ए सिविलाइजेशन, यह इस युग का जन्म इसमें से हुआ है। दूसरी बात जो इस समय कहूंगा, इस महामारी के विरुद्ध जब बड़ी बड़ी सभ्यताएं और हताश होकर खड़ी थी, इसने भारत की ओर भी मुख किया और भारत ने एक नई चीजों को जन्म महामारी के विरुद्ध दिया। पहला, महामारी के विरुद्ध 135 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच क्या हो, उस सुरक्षा कवच को लॉकडाउन कहा गया कि घर से बाहर निकलेंगे तो मौत और बीमारी है, घर में रहेंगे तो जिंदगी और स्वास्थ्य है, खुशहाली है। दूसरी बात कही, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे तो सुरक्षा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को ब्रेक करेंगे तो असुरक्षा है। तो इस सारे को करते हुए तीसरी बात कही, इस महामारी से लड़ने के लिए पहली बार पिछले 4000 वर्षों के इतिहास में तो नहीं है, उससे पहले के में था कि नहीं था मालूम नहीं है, परंतु पहली बार इस महामारी के विरुद्ध एक बहुत बड़ी योद्धा शक्ति, सैनिक शक्ति खड़ी की गई। पहली थी स्वास्थ्य सुरक्षक योद्धा, यानी मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल। दूसरे थे स्वच्छता योद्धा, तीसरे थे सुरक्षा योद्धा, पुलिस, अर्धसैनिक बल। चौथे थे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में देने के लिए दानवीरों को आह्वान, और इसलिए इस बीमारी से लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले, जैसे महाराणा प्रताप को अकबर के विरुद्ध लड़ना था तो भामाशाह सामने आए, ऐसे ही एक भामाशाहों की योद्धा शक्ति आई। पांचवी शक्ति आई समाज सेवकों की, जिन्होंने ये चुनौती ली कि भूख से किसी को मरने नहीं देंगे। और पहली बार है इतनी बड़ी महामारी और अफरा तफरी के बीच में शायद 3 या 5 केस आए जो भूख के कारण मौत हुई, जबकि भारत की 82% जनसंख्या गांव में है, ग्रामीण है, पर्वतों में है, पर्वतीय है, वनों में है, जनजातीय है। इसमें कोरोना 10 लाख पे भी एक एंटर नहीं कर पाया, क्योंकि ये सब अल्प संतोषी थे, किसी भी गलत रास्ते से, डिसऑनेस्टी से, करप्शन से, क्राइम से अपनी जीविका उपार्जन नहीं करते थे। ये सब श्रम केंद्रित जीविका उपार्जन करते थे, ईश्वर विश्वासी थे, इसलिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता अल्प संतोषी थे, इसलिए दुनिया की सब सभ्यताओं से अधिक मजबूत पाई गई। यह भी एक विचित्र सा दृश्य सामने आया। फूड हैबिट्स में 82% से अधिक लोग वो कोरोना से संक्रमण हुए हैं जो मांसाहार थे, और जो 17-18% शाकाहार हुए जिनकी इम्बैलेंस्ड फूड हैबिट्स थी। और इसी के साथ साथ जो बहुत तले हुए गलिष्ठ भोजन करते थे, विलासिता वाला भोजन करते थे, वह इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। इसलिए विश्व के अंदर फूड हैबिट्स को भी लेकर और मनुष्य के स्वभाव को लेकर भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है। और पहली बार किसी महामारी के विरुद्ध भारत एक देश था जिसने इतनी बड़ी सैनिक रचना योद्धाओं की, जिसका परिणाम निकला कि लाखों लाख लोग
मास्क बनाने के लिए आ गया है। लाखों लाख लोगों ने अन्न दिया, भोजन दिया, किट्स बनाई, पैकेट्स बनाए, वितरित किए। किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, ये संवेदनशीलता लाई। और यह लाखों लाख समाज समर्पित सोचने का एक प्रयोग बहुत अच्छी तरह से यशस्वी हुआ। मैं मेरे परिवार का नहीं सोचिए, मैं मेरे समाज, मेरा देश, मेरा विश्व, इस रूप में सोचिए। यह एक संकल्प आया और उनको इतना सम्मान और प्रशंसा मिली कि जैसे सैनिक सीमा पर रक्षा करते हुए एक एक इंच के लिए बलिदान देता है और संघर्ष करता है, वैसे इस कोरोना महामारी के विरुद्ध भारत की जनता ने भागीदारी की। अब ये अलग बात है कि इस समय में एक नया प्रयोग हुआ आत्मनिर्भर भारत का, 20 लाख करोड़ का। आज तक दुनिया की विकसित सभ्यताएं पुनः अपनी आर्थिक मंदी से कैसे निपटेंगी और कैसे निकलेंगी, ये एक है। मैंने ये इसलिए दिया कि मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट कंक्लूड करता हूँ इस सारे में से कि अब दुनिया में विकसित देशों के मापदंडों में परिवर्तन आएगा। दूसरा, और जीवन शैली में परिवर्तन आएगा। तीसरा, और समाज ने चिंतन कैसे करना चाहिए, मैं मेरा परिवार से निकलकर मैं मेरा समाज, देश और विश्व, इस तरफ चिंतन धारा बनेगी। वह स्वार्थ से निस्वार्थ परमार्थ की ओर जाएगा, नहीं तो घोर स्वार्थ में डूबता चला जा रहा था। और भारत की तरफ सारा विश्व निहार रहा है। हु विल कंसोल द वर्ल्ड, हु विल लीड द वर्ल्ड, हु विल शो द वे टू द वर्ल्ड। तो यह एक बड़ा काम है जिसके बारे में सामूहिक रूप से न्याय चौपाल ने भी चिंतन मनन करने के कुछ कार्यक्रम लेने चाहिए। दूसरा विषय जो आपने केंद्रित किया है उस पर करता हूं। ऐसा है कि साधारणतया मैंने 20 अप्रैल से लेकर आज 31 मई तक 40 से अधिक सेमिनार्स को एड्रेस किया है, जिसमें लगभग 25 लाख लोगों से मेरा देश में और विदेश में संवाद हुआ है। मुस्लिम समाज भी है, ईसाई समाज भी है, बौद्ध समाज भी है, गरीब मजदूर समाज भी है, किसान समाज भी है, छात्र भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी है, ऐसे सब वैरायटीज से हुआ है। मैंने कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया है और इस प्रकार से इन सब को एड्रेस करते हुए जो कुछ विशेष बातें अनुभव, एक, जिन परिवारों में पति पत्नी में पहले से बनती नहीं थी, बच्चे और माँ बाप की जिंदगी अलग अलग स्टाइल से चलती थी, और जब वो अधिक समय घरों पर रहे और महिला और पुरुष ने यह विचार नहीं किया कि हमने पुराने सब बातों को छोड़कर एक नया जीवन बनाना चाहिए, वहां पर कलह बढ़ने के चांस बढ़े। और इसलिए क्योंकि वहां पर बच्चों की, पत्नी की और पति की, तीनों की जिंदगियां एक दूसरे से क्लोज्ड थी, बंद थी, और इसके कारण वहां एक टेंशन होने के भाव बढ़े। उनमें से भी कुछ जगह के केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर पुरुष ने या महिला ने या किसी अड़ोस पड़ोस के आदमी से उन्होंने मदद ली, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, यह एक बात है। परंतु मैं जहां अपार्टमेंट में रहता हूं, यहाँ पर 73 फैमिलीज हैं। उन 73 की 73 फैमिलीज में सरकारी कर्मचारियों की भी हैं, व्यापारियों की भी हैं, रिटायर्ड लोगों की भी हैं। उन 73 की 73 फैमिलीज ने एक मुश्त जो सर्वे किया गया अलग अलग तरह की बातों का, मैंने भी स्वयं कुछ परिवारों से कुछ बातें बच्चों से पूछी। उन्होंने अनेक ऐसे क्राइसिस जो अब तक फैमिली में थे, दे रिजॉल्व्ड इट और दे फेल्ट हैप्पी टू दैट। अब जहां तक है, इसमें से फैमिलीज के अंदर से जो प्रश्न आया, जो मजदूर है, किसान है, पलायन करता है रोजगार के लिए, शिक्षित कम है, बेरोजगारी है, अनपढ़ता है, बेकारी है,
उन परिवारों के अंदर अल्प संतोष के कारण वो भाग्य को तो जरूर कोसते हैं, पर एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने जरूर है कि आगे हमारी आर्थिक व्यवस्था की पटड़ी कैसे सामान्य स्तर पर आएगी। जैसे जैसे अनेक लोग आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट रख रहे हैं, उसके कारण उनको लग रहा है कि ये पटड़ी आएगी। पर आज जिस समय कल रात ये सूचना मिली और अनलॉक फेज 1 स्टार्ट होगा, तो मैं एक बात का कह सकता हूं कि मैं घर पर आया हुआ था, फार्म हाउस जाता था अपने सारी दिनचर्या को, स्वास्थ्य को मेंटेन करना, वेबिनार अटेंड करना। एकदम एक काम शुरू हुआ तो वहां 300 के लगभग लेबर उत्तर प्रदेश की, बिहार की और झारखंड की और हरियाणा की उपलब्ध हुई। तो मैंने पूछा, जहां पर उनको थोड़ा सा भी एश्योरेंस मिला उनके मालिकों से कि हम केयर करेंगे, तो वो उन्होंने पलायन करना पसंद नहीं किया। जहां किसी ना किसी राजनीतिक दल ने या किसी ना किसी एंटी गवर्नमेंट और स्टाइल के लोगों ने फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की इस मजदूर को, बेरोजगार को, उनके बहकावे में आकर कुछ फ्रस्ट्रेशन के दौर चले। और इसलिए प्रश्न खड़ा होता है कि यह मजदूर की जरूरत थी और मजबूरी थी, या उसको भड़काने के कारण जरूरत और मजबूरी बनी और बनाई गई। इसका भी अध्ययन करना जरूरी है। एक अलग प्रकार की समस्या और ध्यान में आई, सारे देश के अंदर जो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो हैवीली फीस चार्ज करते हैं, और वह एक किस्म से देश के हित में नहीं है, परिवार के हित में भी नहीं है, शोषण युक्त समाज शिक्षा व्यवस्था है। वो किसी भी तरह से अपनी फीस लेना चाहते हैं। उनके अंदर ये रहम दिलता नहीं आई कि उन्होंने नहीं कमाया होगा और इधर भी बच्चों के माँ बाप ने भी कमाया नहीं होगा, तो मिडल पाथ लेते। उसकी बजाय दे आर वेंट अपॉन वह और भोगवाद पर हैं। दे आर सीइंग ओनली दैट कि बस अपना और अपने परिवार को और संस्थान का देखना है। इसलिए प्राइवेट स्कूल जो हैवीली और फीस लेते हैं बच्चों का, और वहां पर सामान्यतः मिडिल क्लास तक के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग किसी तरह से मैनेज करके अपने बच्चे को ऐसे स्कूलों में रखे हुए हैं। अब हैवीली फीस कहीं पर 500 रुपए महीने की भी हैवी है और कहीं 5,000 और 15,000 की भी है। परंतु इन सब में साधारणतः वो बच्चे आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास आदि के हैं। वहां अफरा तफरी जरूर है। और कुछ जगह से फोन भी आए कि इस सारे की सरकार की सूचनाओं के बाद, लोगों के निवेदन करने के बाद भी एक ऐसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन सेटअप है मॉडर्न स्कूलों का या कॉन्वेंट स्कूलों का, जिसके फीस स्ट्रक्चर के कारण देश में उन परिवारों में एक संकट खड़ा है। और वो संकट कैसे वो रिजॉल्व करेंगे, मैं आप सबके द्वारा कहूंगा कि एक अपील, हाईली एजुकेटेड लोगों ने, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस मिलकर अपील करते हैं कि प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल जो है, अपने फीस स्ट्रक्चर को 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आधा कर दें और 2/3 कर दें, आधा कर दें, और उसके बाद फिर वो नॉर्मल कर सकेंगे। आई होप सो। न्याय चौपाल की यह एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे लाखों लाख परिवार और उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसलिए न्याय चौपाल ने इस दृष्टि से विचार करना चाहिए, ये मेरा जरूर कहना। एक अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। इस 70 दिन में सारे परिवारों को 3 अभ्यास बहुत अच्छे हो गए। एक, वो सब अपना पेट्रोल व्यय 50% डाउन कर सकते हैं। वह सब अपना घर का, ऑफिस का और गाड़ी का एसी 50% डाउन कर सकते हैं। तीसरा,
अननेसेसरली मार्केटिंग करते थे और अनाप शनाप खाते हुए खर्चे करते थे। अपनी भी सेहत खराब, दवाइयों का भी भूगोल बढ़ता, दवाइयों का भी लोड बढ़ता था। जैसे एक बड़ी सुंदर कहावत है, जहां पर जीवन मूल्यों की कदर नहीं और बुजुर्गों की कदर नहीं, वहां आदमी का दामन वह दुआओं से नहीं भरता है, दवाइयों से भरता है। इसलिए दवाइयों से दामन नहीं भरे, दुआओं से भरे। इस प्रकार के एक रास्ते पर न्याय चौपाल का नेतृत्व अगर महिला और पुरुषों के रूप में आगे आकर कुछ बातों की अपील करेगा, इसलिए आत्मसमर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत और जीवन मूल्यों से ओतप्रोत भारत, इसके जन्म लेने का भी इस समय में अवसर बना है। उस अवसर को कैसे लाया जाए, यह अगर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बातों पर प्रश्न कर लिखकर इन पर हमने पॉजिटिवली किस ढंग से समाज को डायरेक्ट करना चाहिए, अगर इस संकल्प को न्याय चौपाल इस समय लेती है। बाकी पर्यावरण कैसा अच्छा हो गया, स्वच्छता कैसी अच्छी हो गई है, परंतु टेंशन फ्री एक अच्छी जिंदगी जीने का अभ्यास ईश्वर ने कोरोना महामारी में से हर आदमी को सिखाया है। जो सीख गए और समझ गए, उन्होंने समाज के दुख दर्द को बांटने के लिए आगे बढ़ना, मैं और मेरे परिवार से आगे जाकर मैं और मेरा समाज। और इसमें मैं मेनका जी को सुन रहा था, एक तो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाना चाहिए हर एक के मन मस्तिष्क से कि भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज आदि आदि महिलाओं के प्रति ये मुक्त होना चाहिए। दूसरा, कोई अछूत नहीं है, सब मानव हैं और सब समान हैं। तो इसलिए फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली तक वी आर इक्वल, इसलिए कोई अछूत नहीं है, ये मन बुद्धि से और वायरस चला जाना चाहिए। और तीसरा, धर्मों में टकराव नहीं, हिंसा नहीं, धर्मांधता और धर्मांतरण नहीं, धर्मों के सम्मान का भाव है। इसलिए अगर ऐसे कुछ बिंदुओं को लेकर और यह न्याय चौपाल और एक मैनिफेस्टो डेवलप करे, एक अपील डेवलप करे और उस अपील के लिए एक मूवमेंट डेवलप करे, तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा होगा। कल मुसलमानों का ईद मिलन कार्यक्रम, पूरी दुनिया में पहला ईद मिलन कार्यक्रम 2 लाख तक मुसलमानों ने दुनिया भर के अटेंड किया। मैंने उसको एड्रेस किया 1 घंटे से अधिक। मैंने उसमें से एक सबके लिए प्रश्नों के उत्तर के लिए एक दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा शपथ अभियान प्रारंभ, हम मजबूत मजबूत भारत पहला। उसके अंदर है हिंदुस्तानी अपनाएंगे, भारत को बनाएंगे। दूसरा, उसके अंदर जो पंक्ति थी और वह ये थी कि हम बहकेंगे और भड़केंगे नहीं, ना ही किसी को बहकाएंगे और भड़काएंगे। और तीसरी पंक्ति ये थी कि हम सब मिलकर और एक हिंद जय हिंद जोर से गुंजाएंगे। और इस प्रकार के एक भाव के साथ कट्टरता मिटाएंगे, नफरत को भगाएंगे और ऐसे संकल्प में सारा जन आए, तो मुझे लगता है न्याय चौपाल एक बहुत अच्छा मूवमेंट है। मैं आयोजकों को और इसके संचालनकर्ताओं को, प्रारंभकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे समय में एक कुछ मेमोरेंडम आप और एक नेशनल अपील के लिए तैयार करिए और समाज को ऐसे समय में दिशा दीजिए। समाज आपकी दी जाने वाली दिशा को जरूर सुनेगा और सोचेगा और करेगा, और आप एक नए भारत के चिंतन में जागरूकता लाने के लिए और माने जाएंगे और आगे बढ़कर इस काम को करेंगे, ये श्रेय मिलेगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के आयोजक और न्याय चौपाल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई है। और जिन्होंने भी मुझे सुनने का मौका लिया, मैंने जो कुछ भी कहा ऐसे समय में
उसके लिए भी आपको पसंद आया या ना पसंद आया, मैं हर एक को ये कहा करता हूँ, कभी भी तुरंत डस्टबिन में मत डालिए। जो पसंद आए और समझ में आ जाए उसको रख लीजिए, जो पसंद और ना समझ में आए उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर रूम में रख लीजिए। हो सकता है कभी फिर से वहाँ की ढक्कन को उठाएंगे, अलमारी को खोलेंगे, लगेगा कि ये बहुत बहुमूल्य चीज थी, उसको रख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हम इसके लिए बहुत ही आभारी। अब मैं हमारे न्याय चौपाल के मार्गदर्शक गोविंद गोयल जी को बेनती करूंगी कि वो गंगाधर जी को आमंत्रित करें, उनको बुलाए। गोविंद गोयल जी। धन्यवाद जी। गंगाधर जी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है बेंगलोर में, उसके डायरेक्टर और वाइस चांसलर हैं, और जिन्होंने योगा के एक्सपर्ट हैं और योगा को हार्मनी अमंग आवर लाइव्स इस विषय में वर्ल्ड फेमस काम किया है। और उसी के नाते श्रीमान गंगाधर जी को अभी वर्तमान में ही पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, उनको अलंकृत किया गया है। मैं श्रीमान गंगाधर जी को निवेदन करूंगा कि वो मेंटल हेल्थ के विषय पर, पर्टिकुलर लॉकडाउन का क्या असर रहा है उसके विषय पर हमें अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर BN गंगाधर जी। डॉक्टर गंगाधर जी प्लीज। डॉक्टर गंगाधर जी। 1 मिनट। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। हाँ, तकनीकी खराबी के कारण अभी गंगाधर जी हमारे साथ शामिल नहीं हो पा रहे। अब मैं मोनिका अरोड़ा जी जो एक अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार सिमसी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और आज का जो टॉपिक हमारे सामने है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना लॉकडाउन ऑन फैमिली, इंस्टीट्यूशन एंड मेंटल हेल्थ। अब लॉकडाउन के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के केसेस आजकल बढ़े हैं, ये बात यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी कह रहा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी कह रही है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भी पढ़ रहे हैं।
हम आसपास के लोगों से बात करते हैं तो ध्यान में आता है। इसीलिए हमने सखी हेल्पलाइन लॉन्च की। सखी हेल्पलाइन का नंबर है 817-817-1234। 25 अप्रैल को जब ये हेल्पलाइन लॉन्च हुई, लगभग 70 प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स सभी ने कहा कि हम इसमें वॉलंटियर करेंगे क्योंकि समय है, घरों में है, काउंसलिंग कर सकते हैं। अब 70 प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स तो आ गए। जब कॉल्स आनी शुरू हुई इस नंबर पर घरेलू हिंसा की, 1000 से ज्यादा कॉल्स आ गए। एक महीने में 1000 से ज्यादा कॉल्स, और सभी इस लॉकडाउन के दौरान आई। और उसमें से मैं 2 कॉल्स का जिक्र करना चाहूंगी जो लोगों ने कंप्लेंट की। पहली कॉल थी, एक लेडी की कॉल थी जो 60 साल के आसपास की लेडी थी। वो कहती मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं लास्ट ईयर रिटायर हुई हूँ, हस्बैंड स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, 5 साल पहले रिटायर हुए हैं, 2 बेटे हैं, एक नोएडा में शादी करके रह रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, 2 बेटियां हैं जो यूएसए में हैप्पीली सेटल्ड हैं, सब खुश हैं, सब सुखी हैं, सब प्रगति कर रहे हैं, कभी कभार मिलने आते हैं। पर लॉकडाउन के दौरान एक समस्या का सामना करना शुरू हो गया। वो समस्या क्या थी? हस्बैंड दिन भर घर में रहते हैं, वो न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे, घर से बाहर निकलते थे, RWA में जाते थे, नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, खुश रहते थे। मैं भी मंदिर जाती थी, किटी पार्टीज में जाती थी, मेरी फ्रेंड्स घर आती थी, मैं फ्रेंड्स के घर में जाती थी। अब हस्बैंड और वाइफ लॉकडाउन है, घर के अंदर दोनों हैं, यहाँ बच्चे नहीं है जो हमारे झगड़े सुलझा सके। अब एक समस्या आ रही है कि लाइफ लॉन्ग हम बिजी रहे, पर आज जब हम घर में हैं तो बात बात पे हस्बैंड टोकते हैं, खाना ठीक नहीं बना, डस्टिंग ठीक नहीं हुई, ये मिट्टी क्यों है, बर्ताव ठीक नहीं है। कुछ भी सलाह देती हूँ तो कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर जा। मुझे भी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात को काटते हैं, मुझे लग रहा है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। हमारी बातचीत नहीं है लगभग 15 दिन से, दिन भर टीवी के आगे बैठते हैं, दिन भर न्यूज सुनते हैं, कितने इन्फेक्ट हुए, कितने मर गए, कहाँ कितना झगड़ा हुआ, और रात की पैनल डिस्कशंस। कितना मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। चारों ओर से एक होपलेसनेस है, एक नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो हमने उनसे पूछा आप डिप्रेशन में कैसे जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं 24/7 उदास रहती हूँ, किसी का भी फोन आ जाए बेटी बेटी का, मेरा मन नहीं करता उनसे बात करने का, मेरा उनमें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। हर समय गिल्ट होती है कि खाना अच्छा नहीं बना तो कसूर मेरा होगा, हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो कसूर मेरा होगा। दिन भर थकान रहती है, दिन भर सोई रहती हूँ, मेरी भूख बढ़ रही है, लगातार खा रही हूँ, वजन बढ़ रहा है, नींद डिस्टर्ब आती है, टूट टूट कर आती है, मेरी लाइफ इन 2 महीनों में मीनिंगलेस हो गई है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का कोई औचित्य नहीं रहा, मुझे खत्म ही कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ। हमने कहा खत्म मत कीजिए, एक दिन रुकिए, आपने सखी हेल्पलाइन में कॉल किया है ना, विल गेट बैक टू यू। हमने उनसे समय लिया, विल गेट बैक टू यू। एक और कॉल जो उसी दिन शाम को हमारे पास आई, एक लड़का था, वो 24 साल का लड़का, वो कहता है मैं एक लॉयर हूं, मैं लॉ फर्म में काम करता हूं, मेरी भी 1 साल पहले ही नौकरी लगी है लॉ फर्म में, महीने का मैं 20,000 कमाता था, पर 2 महीने से कोर्स बंद है, 2 महीने से अपने घर इलाहाबाद नहीं जा पा रहा, दिल्ली में अकेला रहता हूं, अकेला फ्लैट में हूं, कच्चा पक्का खुद ही पकाता हूं क्योंकि कुक भी नहीं आ रहा, किससे बात करूं, फोन पे कितनी बात करूं, मैं पागल हो गया हूं दीदी, मेरी कुछ मदद कीजिए। मैं अभी 1 हफ्ते से घर में इलाहाबाद आ गया हूं, पर मम्मी पापा सबके साथ रहने के बावजूद भी समथिंग इज हैपनिंग टू मी। मेरा दिमाग जो है मेरे वश में नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, अपने दोस्तों से बात करता हूं, ध्यान आता है किसी की नौकरी छूट रही है, कोई आधी सैलरी में काम कर रहा है, कंपनी बंद हो रही है, मुझे डर लगता है कल को मेरी भी नौकरी छूट जाएगी, आधी सैलरी तो वैसे ही मेरी हो चुकी है, वर्क फ्रॉम होम में मन नहीं लगता, मैं बहुत उदास हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा, रात को 3-4 बजे तक जागता हूँ, नींद नहीं आती, सुबह 11-12 बजे उठता हूँ, ना भूख लगती है ना चैन आता है, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, प्रेजेंट के लिए भी फ्यूचर के लिए भी। तो हमने कहा बेटा आपकी नौकरी तो भी है, लेकिन सैलरी आधी हो गई है और ये भी नौकरी में छोड़ रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फोकस, समथिंग इज हैपनिंग टू मी।
हमने उसको भी कहा वेट फॉर अ डे, विल गेट बैक। हमने जूम पर मीटिंग की, अपने 70 काउंसलर्स की मीटिंग की, क्योंकि ये जो 2 हमारे पास एग्जाम्पल्स आए थे, ऐसे ही जो फीडबैक आया वो बाकी काउंसलर से आया कि चारों ओर होपलेसनेस है। पीपल थिंक दैट देयर लाइफ हैज नो मीनिंग लेफ्ट, दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर प्रेजेंट एंड इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर, व्हाट टू डू। तो हम 70 लोग इकट्ठे मिले, जब आपस में डिस्कस किया हमने जूम पर, जूम सेशन पर काउंसलिंग आपस में की हमने इनर हाउस, तो ध्यान में आया कि मन की प्रॉब्लम है। ये मन जो है ना, अगर मन जिसके वश में है, जिसका दोस्त है, वो सुखी है, लेकिन मन जिसके वश में नहीं है, मन उसका दुश्मन बन जाता है। अब हिंदुस्तान में जैसा हम जानते हैं, अगर हम खड़े होंगे तो आगे पीछे दाएं बाएं अगर 4 लोग हैं तो आप देखिए 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार तो पहले भी था, लेकिन अब वो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी अब बढ़ गई है। बड़ों को क्या, बूढ़ों को क्या, बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है। तो हमने जब आपस में बात की कि जो दिमाग में लगातार टेंशन के, एंजाइटी के विचार आ रहे हैं, इसको स्लो डाउन करना चाहिए। जहां हेल्पलेसनेस है, बताना चाहिए सिर्फ हेल्पलेसनेस है, ये होपलेसनेस नहीं है। डू नॉट गो मेंटल, गैदर योर मेंटल स्ट्रेंथ, ये बताना चाहिए। कैसे बता सकते हैं? आपस में हम काउंसलर्स ने डिस्कस किया और ध्यान में आया कि 5 तरीके हैं। पहला तरीका है, हम हर व्यक्ति जो हमें कॉल कर रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, बच्चा है, जवान है या बड़ा है, उसको बताना होगा कि ध्यान रखिए आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। वॉच इट आउट, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर लिसनिंग, व्हाट यू आर रीडिंग। हर शब्द, हर दृश्य जो आपके अंदर जा रहा है, आपके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। आप जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे आपकी एक आदत बनती जा रही है। वही आदत आपका संस्कार बन रही है, वही आपका विश्वास बन रही है, वही आपकी पर्सनालिटी बन रही है। यू आर व्हाट यू थिंक। आप जो देखते हैं, जो सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। अब लाखों लोग रात को सोते हैं, पर अगर एक न्यूज दिन भर में चलती रहेगी कि ग्रेटर कैलाश में एक आदमी रात को सोया, चोर घुस आया, उस आदमी की हत्या की और सामान ले गया, दिन भर ये न्यूज चलती रहेगी, जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता तो ध्यान में आएगा, अरे बाबा रे, चारों ओर चोर आ रहे हैं, चारों ओर मार रहे हैं, मैं सिक्योर नहीं हूं। ऐसे ही अगर ध्यान में आता है कि मैं सुबह ऑफिस गया, ऐसे लाखों लोग सुबह गए ऑफिस, शाम को अपने घरों में आए, सब सुरक्षित हैं, सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को सड़क पर अगर BMW की कार ने मार दिया तो ध्यान आएगा, अरे BMW में जितने बैठे हैं वो शराब पिए हुए हैं और सबके सब मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान जितनी नेगेटिव न्यूज परोसी जा रही है और हम सबकी हॉबी हो गई है, 24 घंटे टीवी सामने ऑन रहता है, 24 घंटे वो नेगेटिविटी ले रहे हैं, तो शांति कहाँ से आएगी? आज हम खाना भी खा रहे हैं, वो भी उस समय हम लोग लगातार नेगेटिव न्यूज भी देख रहे हैं। तो ये चेंज योर इमोशनल डाइट, चेंज योर फिजिकल डाइट। आप देखिए, जिस भी नेगेटिव थॉट से आपके अंदर जेलसी आती है, एंगर आता है, गुस्सा आता है, बेचैनी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। एक पॉजिटिव डाइट रखिए और सुबह जब उठते हैं तो कोशिश कीजिए रात को टाइम पर सो जाए। सुबह उठे तो उठते ही ब्रेकिंग न्यूज ना देखें ताकि नेगेटिविटी अपने अंदर ना ले। सुबह 2 घंटे अपने लिए लगाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, एक अच्छी किताब रोज पढ़िए। मेडिटेशन से आपके विचार शांत होंगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा। और आखिरी बात, आज हर एक को लगता है हमें एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, डर, चिंता, घबराहट के कारण। ये 3 कारणों से होती है। पहले पास में कोई इश्यू है जो रिजॉल्व नहीं हुआ, बार बार हमें डिस्टर्ब करता है कि 20 साल पहले उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा, ऑनगोइंग करंट इशू जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। और तीसरा है फ्यूचर की इनसिक्योरिटी। तो मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। ये दुनिया बहुत अच्छी है,
केवल और केवल पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए, ताकि आपके अंदर जिस प्रकार का भोजन आपके माइंड को मिल रहा है वही बाहर आएगा। मेरे अंदर अगर अशांति है, मैं अशांति बाहर परोसूंगी। मेरे अंदर अगर खुशी है, मैं खुशी परोसूंगी। इसीलिए कोई भी नेगेटिविटी आती है तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। Okay, I need to use English. Apologies, my Hindi is not. Am I audible and am I visible? Somebody tell me. Yes, you are audible and yes, you are visible. Okay, thank you so much. Thank you very much. Let me briefly introduce myself. I am a psychiatrist. I work for the National Institute of Mental Health and Neurosciences. Since January, we have been hearing COVID-19 as a pandemic gripping the entire world. The health department, the home department and the Honorable Prime Minister together have also launched several measures. One among them is the lockdown, which was initially for a few weeks, went on, and even now we have some experience of lockdown, albeit released in some or other form. We have been able to move about. Lockdown has been a wonderful procedure whereby we have been able to slow the rate of growth of COVID. Lockdown is not going to eliminate it. What can help elimination is our behavior, our own contribution, and our own discipline of following whatever the advisories that the government has given, which includes washing hands, avoid crowded places, keep a distance. If you are coughing, make sure that you cover your mouth, use a mask, and immediately report to a hospital if you develop any symptoms of fever, cough, etc. So some of the behaviors and tips that the government has given, if all of us can follow as a national discipline, we would probably be able to contain COVID much better. The lockdown helps. Whenever there is a pandemic like this, it is a disaster-like situation, and this automatically leads to psychological distress and psychological reactions. Common among them is anxiety. Anxiety, we, I'm sure, have heard that it is not just about me getting COVID, it is more than that. Whether my family will get COVID, any of my kin will get COVID. What if my daughter or son studying in some other college elsewhere, would they be affected with COVID? Or somebody, my parents are living far away in a village or some remote place, would they get affected with the COVID? What happens if I get the COVID? Would there be a hospital for me to attend to? So it's a cycle of events, it goes on. What if I need a ventilator? Do you think I'll get a ventilator bed? What if I die? Would I be cremated without any problem, or would people not touch me at all? Would my body be thrown away? So like this, a cycle of thoughts which go on and on and on, culminating into very serious concerns that we get preoccupied with. Large number of them are justified in a way that this is a new event that we are seeing, but our reaction has to be expected. So a disaster, psychosocial distress is not a novel situation. It is a usual situation, but it has affected a large number of people. So it is a common reaction to an uncommon situation. So when we are faced with this, how do we all overcome this? There are many ways of overcoming it. There are roles to be played by the state. There are roles to be played by the family members. There are roles that I need to play myself. If I look at what the state can play,
state can ensure all protective mechanisms set up, which may include lockdown, more hospitals, more ventilators, more personal protective equipment for frontline workers, case tracing, educating them, and making a lot of information material about this being available. This has been done reasonably well by all governments, including the central government. This has made people not to get really worried about this condition. A few examples I can cite. Number one is that while this is an infective condition, but when infected, good number of us can remain without any symptoms as well. We may not even get any symptoms. And even if we get symptoms, good number of us can have only mild symptoms and not severe symptoms. And even if I get severe symptoms requiring hospitalization, a very small proportion go into the ICU. And even if I go into ICU, a small proportion will need severe enough to have a ventilator. And even a smaller proportion end up in death. So the death rates with COVID are as low as 0% in some places to higher 10%. The average has been about 5%, whereas in our country, the death rates has been between 2 and 3%. So this is one reassurance that the government has made it in several ways, make sure that we are not having to be very anxious about this condition. But at the same time, the education has also been given that this is a fairly contagious disease and all precautions has to be taken. That it is not a very dangerous disease is a different issue, but a concern that we need to be as careful as possible and follow all the discipline that the state has advised us to ensure that the spread does not occur. When a spread occurs massively, the absolute number of severe people will be so high that it will be difficult to and will be a lot of challenges to manage them. So that is precisely the reason that we need to exercise a lot of care that we don't spread the disease. Each one of us should think that I have the disease, I could spread the disease, but at the same time, I should be reassuring myself the disease that I have is not so dangerous. At the same time, you should also think the other person who is not ill, but could well be contaminated. So I should be careful about me getting contaminated fine. Treat myself being ill, treat the other person also being ill, making sure that, or which one of the cases, making sure that we follow all the disciplines. So education is something that the government has done extraordinarily well. We don't have to panic that the numbers are increasing, but I'm sure with the numbers increasing, the absolute number which will have severe conditions for which the government has already prepared and has been preparing to meet the demands. For example, many hospitals have been opened, many makeshift hospitals have been opened, many other hospitals which have been using general hospital have been converted into COVID hospital. For example, the place where I live in Bangalore, one of the large general hospital has been converted into a COVID hospital with 1,000 beds, with all facilities being available. And government has actually asked many concerns to start ventilator manufacturing, and some have been tested and has been proved working. So all preparations the government has been consciously making. This is precisely what I want all the people to remember, that we have a very, very responsive government and governments at state level as well, who have been able to resonate and feel and be empathetic to the population, both in terms of directly related to COVID and related to non-COVID concerns. One of them is the lockdown. When a lockdown happens, there are several problems that crop in. I'm sure all of you have been reading in the papers, been seeing it, whether an entrance exam being postponed, or a small-scale industry being closed, or a mall being closed, or a restaurant where things are closed. Many people who had come in search of jobs have now become jobless. There are many such concerns have gone on and on and on. To a limited extent, many of these concerns have been addressed, and some have been actually successful. Many states built shelters for migrant workers.
Many states have ensured that many major hospitals continue to give emergency services without being closed altogether. There are several other examples that we can see. There are lots of NGOs who jumped into the fray, making sure that they were distributing food packets to the people who have now been jobless, who have been sitting in small slum-like areas, etc., etc. So there has been a very responsive society, which we have seen during the lockdown. I myself have seen a lot of NGOs coming into the hospital where I am working, where the patients who are admitted, of course, we take care of the patients, a large number of relatives who got stranded because on the day buses were not available. Close to about 300 people were stranded, and there were NGOs who were coming them and feeding them, making sure that they were fed with food, coffee, and etc., time to time. And there were a lot of workers who were in construction, which I have seen personally myself, where a lot of NGOs again came and gave food packets to them. So it is a responsive society which we have seen. Yes, here and there we have seen a lot of migrants wanting to go back, etc., but that is a different issue. But to the extent that is possible, the society rose, the states responded within a limited frame of activity, was able to support all these people. And lastly, I also want to bring to the attention of all the listeners here that the psychosocial distress that the pandemic created, to address that, the health department, Indian government's health department took a very good initiative of launching a telephone helpline. The telephone helpline was launched. Initially, of course, we got connected and several other central institutions got connected. A lot of state governments came forward that we would also want to connect health department, and then they were able to offer telephone helpline services those who got concerned. About 2 lakh telephone calls have been received and attended to on this telephone helpline. In addition to that, the government has been asking demands and many other mental health agencies to come out with advisories, education material for different groups of people. Migrants, what are the stresses that they would face? Can we give them a checklist how to get over those things? The pregnant women who are just delivered, they are getting worried about, there are other concerns for them. Exam going students or the students waiting for the entrance exams, what are their concerns? Can you give us an advisory or a education material or a video or a poster? Like this, there have been close to about 20 different types of situations wherein the people can get worked up, different reasons for which they get worked up due to lockdown or due to COVID, both. Advisories were prepared, and the Ministry of Health promptly put it on the websites of various, not only the health website, various institutions also hosted those websites. And most importantly, during the lockdown period, health was another concern. Non-COVID related health was also another concern. People cannot go to the hospitals. I've been taking drugs for diabetes. I've been taking drugs for hypertension. I've been taking drugs for a mental disorder or an epilepsy or another condition. How do I manage? Very promptly, the Medical Council of India introduced guidelines and legitimized telemedicine. Till now, telemedicine was not a legitimate thing, or it was not governed by any council. This council made sure that this was put forward. A lot of people started using it. The health receiving by the patients, healthcare receiving by the patient was made a lot easier. Many specialties introduced various guidelines of telemedicine for their clinical practice. I know the Indian Psychiatric Society and NIMHANS together brought out the tele-psychiatry guidelines. Likewise, several other guidelines or several other CMEs were held to all the practitioners how to put telemedicine into practice. So there is a society which has responded very well to handle the COVID situation, both as part of the illness, as part of a psychosocial distress, and other logistics which people encounter. I thank Govind Goyalji for making me come over here and share a couple of things which might be of interest to the public. Thank you very much. Gadharji, thank you so much for coming. And
अब मैं अपने कुछ कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने अपने बोलने की इच्छा प्रकट की है, उनको बुलाने से पहले श्रीमान आलोक कुमार जी को निवेदन करूंगा कि अपना समारोप इस कार्यक्रम का करें। माननीय श्री आलोक जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में, और आप न्याय चौपाल संस्थापक सदस्य भी हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप हमारा मार्गदर्शन शुरू से करते आए हैं। मैं माननीय आलोक जी को निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। श्रीमान आलोक। धन्यवाद गोविंद जी, मुझे 5 मिनट का समय बताया है, इसलिए मैं सीधे आपको गांव से 10-20 साल पहले जो युवक या जो परिवार वहां की गरीबी से परेशान होकर आया था, किसी महानगर में शरण ली थी, किसी अनधिकृत बस्ती के छोटे कमरे में रहने लगा था, सफाई कर्मचारी था, बिल्डिंग बनाता था, कोई और छोटा मोटा काम करता था, कुछ तिनके जोड़ के घर बना लिया, बच्चों को स्कूल में भर्ती करा दिया, सेटल हो गया। गांव कभी कभी जाता था, पर गांव मेहमान हो गया था गांव में अपने परिवार में। ऐसे लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग। जब कोरोना का संकट आया तो जैसे अभी बताया गया, उनके भोजन की व्यवस्था तो समाज ने की, उनको खाना तो मिला लाइन में लग करके, पर बाकी तो सारे समाज ने और उस शहर ने, जिस शहर को इसके पसीने ने बनाया था, उसकी ओर से पीठ फेर ली। मकान मालिक ने कहा कि तुम मेरा कमरा खाली कर दो, किराया नहीं तो देना पड़ेगा। वो अपने एम्प्लॉयर के पास गए, एम्प्लॉयर ने कहा मेरा भी तो काम बंद है, मैं तेरे को पूरी तनख्वाह नहीं दे सकता। और अगर वो नौकरी पे नहीं था, अपना कुछ काम करता था, रिक्शा चलाता था, कुली था, रेड़ा खींचता था, तो उसको कुछ भी आमदनी नहीं रही। ऐसा एक क्रूर वातावरण के जिस शहर में उसने जन्म, जिस शहर को उसने बिल्डअप किया, उस शहर ने पीठ मोड़ करके ऐसा वातावरण बना दिया जिसमें उसके और उसके परिवार को ये सारा शहर एक मॉन्स्टर लगने लगा। 800 किलोमीटर दूर रहता था घर, 1200-1500 किलोमीटर पैदल जाने की भी स्थिति हो तो भी जाऊंगा। गृहस्थी का जितना सामान जरूरी है वो सिर पे लाद के जाऊंगा, घर के बच्चों को गोदी में उठाऊंगा, घर के बूढ़े लाठी टेक कर पैदल चलेंगे। ये कथा नहीं है, ये घटा है। उसके मन में, उसके परिवार में, अपने समाज के इस पूरे व्यवहार के कारण कितने घाव लगे होंगे, कितनी पीड़ाएं हुई होंगी। मैं मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके तनाव, उसकी शिकायतें, उसकी परेशानी, उसके सबकॉन्शियस को भी कितना कटोचती होगी। और जब वो 10 साल बाद, 20 साल बाद गांव में पहुंचा होगा, अपने घर में पहुंचा होगा, तो घर में जो 2 भाई शुरू से गांव में रहते थे, उन्होंने स्वागत किया होगा या उनको ये मन में सवाल आया होगा, 20 साल से तो वहां थे, हमने घर बनाया, हमने खेत जोता, अब ये बांटने के लिए आ गए। सामाजिक तौर पर बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली है, मानसिक तौर पर बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली है। इन सब परिवारों के अंदर
इन सब घटनाओं के कारण जो कष्ट हुए होंगे, उस आघात को अपने स्नेह से, प्रेम से कैसे भरेंगे? ये सब हेल्पलाइन नहीं जानते होंगे, ये भारत सरकार की फोन लाइन भी नहीं जानते होंगे। तो क्या हमारा यह आंदोलन गांव तक में रहने वाले लोगों से, बुजुर्गों से, अलग अलग जात समाज के बड़े लोगों से ये आग्रह कर सकता है कि थोड़ा स्नेह बांटो, थोड़ा अपनापन बांटो, उसके सुख दुख में सहायक हो जाओ? इसकी कोई ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था हम सब ने मिलकर नहीं की, तो मैं देख रहा हूं कि ये 2.5 करोड़ लोग और वो 2.5 करोड़ लोग जिनके पास वो गए हैं, इन 5 करोड़ लोगों के मन के सवाल उनके मन को व्यथित और बीमार करते रहे। इंडिया की चर्चा हुई, मैंने भारत की चर्चा की, और इस भारत को अगर हमने संभाल लिया, आत्मनिर्भर भारत, अपने देश में जो बना है वो खरीदेंगे, अपने देश में उत्कृष्ट बनाएंगे, जो है सो बांट कर खाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये चिंता कर ली तो ठीक होगा। जहां जहां ये चिंता कम पड़ी, वहां इन परिवारों में जो मनोरोग होंगे, मानसिक क्लेश होंगे, उसका निवारण कोई डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से पूरा नहीं हो पाएगा, उनको 2-3 महीने का अतिरिक्त राशन से नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, ये वो लोग हैं जिनको हमारी सहायता सेवा की अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, आपने बहुत ही कम समय में हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे संजय शर्मा जी से निवेदन करूंगी, जो बुद्धा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कि वो हमें अपने शब्दों से मार्गदर्शन करें। पर हमारे पास समय की थोड़ी कमी के कारण हम चाहते हैं 1 से 2 मिनट ही में आप हमारा अगर मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार सभी विद्वत्जन एवं उपस्थित मातृशक्ति। निश्चित रूप से हम लोगों ने अभी माननीय मेनका गांधी जी, माननीय श्री आलोक जी, माननीय इंद्रेश जी, माननीय श्री गंगाधर जी और श्रीमती मोनिका अरोरा जी, ऐसे महान लोगों के विचार सुने इस परिचर्चा में, तो निश्चित रूप से हमारे लिए इस समय कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है, सभी कुछ उसमें कवर हो गया है। इन पिछले 70 दिनों में अगर वास्तव में देखा जाए तो परिवार के अंदर बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक, बाबा दादी, पिता माता और बच्चे, सबकी मन स्थिति अलग अलग थी। बच्चों को नहीं पता था कोविड क्या होता है, कोरोना क्या होता है। जिनको पता था वो टीवी पे बैठते थे तो सुबह से शाम तक उनकी मन स्थिति अलग अलग तरीके से परिवर्तित होती थी। कुल मिला के टीवी ने एक हैवोक पैदा किया शुरू में। धन्यवाद भारत सरकार का, जिन्होंने हमें रामायण, महाभारत ऐसे महाकाव्यों को उस समय सुबह और शाम दोनों समय देखने का मौका दिया, और निश्चित रूप से लोगों का मन काफी हद तक उससे परिवर्तित हुआ। साथ ही दूसरी स्टेज आई है, पहले 15-20 दिन का समय था, दूसरी स्टेज में फिर से जो है जब कोरोना बढ़ने लगा, भयाक्रांत हो गए लोग अनेक प्रकार से जो है, और फिर माइग्रेशन और ये सारा कई तरह की स्थितियां आई। उन सभी स्थितियों में फिर से जो है अभी जैसे उपनिषद चल रहा है और कुछ सीरियल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट के अपने अपने एफर्ट्स, निश्चित रूप से एक सामान्य छोटा काम नहीं था जिस प्रकार की परिस्थिति को हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने मन को, इस भारतीय संस्कार की परंपरा को घर में रह के मजबूती से जिस प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं, आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मजबूती से जो भी जिनकी सहायता जिस प्रकार से भी कर सकते हैं, वो सब मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, उन सब के लिए हर प्रकार से सहयोग करें।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। अब मैं एनसी वाधवा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, एंड जो डायरेक्टर जनरल है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फरीदाबाद। धन्यवाद एनसी वाधवा जी। धन्यवाद। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने अभी पूर्व वक्ताओं से सुना कि इस लॉकडाउन के प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आए, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक हमने फैमिली लाइफ, मेंटल लाइफ में ये देखा कि 3-3, 4-4 जनरेशन ने इकट्ठे रहकर बड़ा क्वालिटी समय बिताया और परिवार को वेल निट रूप में उन्होंने निकटता महसूस करी, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, बुजुर्गों ने बच्चों को गाइडिंग इनपुट्स दिए। परंतु नकारात्मक जो पहलू देखा गया, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिलीज के साथ मॉडर्न आजकल जो फैमिली है, लाइफस्टाइल है, उसका रूप ये है कि न्यूक्लियस फैमिली है और अचानक वर्किंग कपल्स घर में कैद हो गए। महिलाओं पर वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ घर की सारी जो है ना काम करना, बच्चों को देखना, तो महिलाएं काफी प्रेशर में थी। स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन का एकदम प्रेशर हुआ, स्टडीज का, कईयों के पास साधन भी नहीं थे। एल्डरली लोगों ने अपने आप को आइसोलेटेड समझा, हालांकि परिवार में उन्होंने एंजॉय भी किया, परंतु वो जैसे पार्कों में जाते थे, अपनी उम्र के लोगों से गपशप करते थे, वो उनका बंद हुआ। और माइग्रेंट वर्कर को समस्याएं हम भली भांति जानते हैं कि वो उन बड़े बेचैन थे, असुरक्षा थी। यंग जो संभ्रांत परिवार के लोग थे, जो पार्टिंग, डिनर, ट्रैवलिंग, पिकनिकिंग थे, वो सब बंद हुआ। तो ये मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगी। मानव रचना संस्थाओं ने एक हेल्पलाइन साथी दैनिक जागरण के सहयोग से चालू की। ये इमोशनल फर्स्ट एड के रूप में WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, हमारे 5 जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने हेल्पलाइन के माध्यम से ये जो भी कॉलर्स थे उनको प्रोवाइड करने चालू किए। इस 1 महीने के अंतराल में करीब 200 लोगों ने इस हेल्पलाइन पे कॉल किया। न केवल उन्हें काउंसलिंग उपलब्ध कराई गई, कई जो सीरियस डोमेस्टिक वायलेंस के केस थे, उनमें ऐसे केसेस को गवर्नमेंट हेल्पलाइन के साथ भी जोड़ा गया। एक अन्य पहल हमने जो करी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये साधन ICT के उपलब्ध नहीं थे, हमने उनके लिए भी टीचर ऑन कॉल एक 30 लाइन्स का एक टोल फ्री नंबर डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद से 20 अप्रैल को इसका उद्घाटन कराया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो भी सब्जेक्ट में कोई कठिनाई है, हमने इधर से वॉलंटियर टीचर्स इकट्ठे किए, तो वो टोल फ्री नंबर के थ्रू बच्चे बिना स्कूल से इनपुट्स लिए, बिना किताबों के, बिना ऑनलाइन स्टडीज के मटेरियल के लिए, वह अपने जो है ना सिबलिंग्स के बुक्स के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं और एजुकेशन में जो उनकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई कठिनाई है, तो वह जो अध्यापक हैं, ट्रेन टीचर्स हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इन 2 हेल्पलाइंस के माध्यम से हमने जो सामाजिक दायित्व था मानव रचना संस्थाओं ने निभाने की कोशिश की है। कठिनाइयों का दौर उम्मीद है जल्दी खत्म होगा। जैसे मोनिका अरोड़ा जी ने कहा, जैसे गंगाधर जी ने कहा, सभी संस्था की ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो उस यज्ञ में हमने भी अपनी आहुति डालने का प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद एनसी वाधवा जी। तब श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी, नेशनल सीनियर प्रेसिडेंट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। नमस्कार। लॉकडाउन से जो परिवारों पर प्रभाव पड़ा है, उसमें हर वर्ग और परिवार के हर आयु के मेंबर पर अलग अलग असर पड़ा है। जहाँ मुखिया पर अप्रत्याशित भार बना, वहाँ परिवार के अन्य सदस्यों की सलाह से पुराना जो मानसिक प्रदूषण था वो कम हुआ है और भविष्य की नीति निर्धारण में बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि महिलाओं की दिनचर्या में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उससे सहन शक्ति व संयम का अभाव भी बना है। और यदि सही मायनों में देखें तो विकृति से प्रकृति व संस्कृति की ओर यह चलने का अवसर भी मिला है
और उस परम शक्ति के प्रति श्रद्धा व विश्वास भी बढ़ा है, और अल्पकाल की तकलीफ भविष्य का विनिवेश है, ये हमें मान के चलना चाहिए और इससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। गोविंद जी, आपने जिस ढंग से, जिस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया है, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं और इनके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बालकृष्ण जी। मैं श्रीमती दर्शना गुप्ता जी, जो प्रोमिनेंट सोशल वर्कर है वुमेन इश्यूज के ऊपर और नारी शक्ति पुरस्कार अवॉर्डी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मैं दर्शना गुप्ता जी, श्रीमती दर्शना गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो हमारे साथ अपने विचार साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपना एक ही विचार रखना चाहूंगी कि इस कोविड-19 के अंदर महिलाओं को थोड़ा काम का प्रेशर हो गया कि वो अपने घर को भी संभाल रही थी, बच्चों को भी संभाल रही है, और अपने व्यापार, जिसमें व्यापारिक दृष्टि से वो जॉब कर रही हैं या फिर अपने पति के साथ किसी भी टाइप का काम कर रही है, उसे तीनों चीज की चिंताएं हैं। प्लस अपने एक यंग लड़का जिसको जॉब लगी है या उसकी जॉब छूट गई है तो उसको भी देख रही है, और छोटे बच्चों का होमवर्क देखना, उनके साथ खेलना, और अपने पति के साथ भी समय बिताना और घर का काम भी देखना, इन सब को देखते हुए उन्होंने अपने घर को खुशी खुशी सब कामों को संभाला है और कोविड-19 को भी बहुत अच्छे से फेस किया है। सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और सब पुरुषों ने उनका साथ दिया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने न्याय चौपाल जैसे प्रोग्राम को शुरू किया और इस वेबिनार के थ्रू सबको आपस में मिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शना जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री निशिकांत चौधरी, एडवोकेट जबलपुर, जो न्याय चौपाल के कन्वीनर भी है मध्य भारत के। निशिकांत चौधरी जी। इस आपदा में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी है जो कि बहुत दर्दनीय दुखद घटनाएं हैं। जबलपुर के एक प्रतिष्ठित हमारे मित्र वकील अपने परिचित को छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर छोड़ने जाते हैं, वापसी में जंगल में उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है, पत्नी और बेटा दोनों घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक कोरोना का ऐसा खौफ कि 2-4-10 गाड़ियां जाने के बाद कोई रुका नहीं वहां पर, और वहां पर उनको मदद नहीं मिल पाई। कैसे वैसे 2 पंजाबी बंधु वहां पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि 3 लोग सिर्फ गाड़ी में बैठ सकते हैं, इस प्रकार से एक व्यक्ति को उन्होंने हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में पहुंचाया, फिर दूसरे को लेने के लिए आए, लेकिन तब तक के उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, और हालांकि 2 दिन बाद उसने पुत्र की भी मौत हो चुकी। ऐसी एक घटना यहाँ पर जबलपुर में कि बहुत बड़ा परिवार पर, क्योंकि विदेशों में रहना, इस वजह से वो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो है उनका अंतिम संस्कार में एक भी रिश्तेदार न होना और उनका पुत्र भी न होना, और शासकीय रूप से शासन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ अव्यवस्था की घटना भी है। गोंदिया में लगभग 40 मजदूर महाराष्ट्र में आते हैं और वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में 10 प्राध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन अफसोस एक है कि शासन के द्वारा कहिएगा या फिर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिनको क्वारंटाइन में ड्यूटी दी गई है, इनको किट है या फिर कोई अन्य साधन सामग्री है, वो उपलब्ध न करा पाने की वजह से पता चला कि वो जो 2-3-4 ऐसे लोग थे जिनको बीपी और शुगर थी, उनकी बीपी और शुगर भी हाई हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस आपदा में सारी सार्वजनिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया, वो सारे अभिनंदन के पात्र है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद निशिकांत जी। अब मैं एक बार सतिंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो उनकी सतिंदर जी, नहीं तो हम अपने कार्यक्रम को करते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अजय गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि अजय गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट है बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल वैश फाउंडेशन, प्रेसिडेंट ऑफ आदर्श कॉलेज, वैश कॉलेज भवानी। अजय गुप्ता जी। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं श्री गोविंद गोयल जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक इतना ज्वलंत इशू है कि लॉकडाउन का फैमिली हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे और फैमिली सिस्टम पे जो इम्पैक्ट है, ये एक बहुत ही इसका, क्योंकि जितना लंबा लॉकडाउन चला और अभी आगे भी कुछ ये पूरा ओपन अप होना शुरू हुआ है, लेकिन जल्दी लग नहीं रहा कि अभी पहले स्थिति नॉर्मल हो जाएगी।
तो हमारा लाइफ सिस्टम बदलेगा, फैमिली के अपने रिलेशनशिप पे इफेक्ट आएगा। तो इसके लेके ये बहुत ज्वलंत इशू को लेके जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी बहुत आवश्यकता थी और इसमें हमारे को श्रीमती मेनका गांधी जी, श्री गोपाल आर्या जी, श्री इंद्रेश कुमार जी, श्री BN गंगाधर जी, श्रीमती मोनिका अरोड़ा जी और श्री आलोक कुमार जी के बहुत ही प्रेरणादायक विचार सुनने का भी मौका मिला। उन सब ने भी अपना समय निकाला, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने अपना समय दिया और इसको हमारे को इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि इसका न्याय चौपाल का उद्देश्य है विवाद नहीं संवाद, अभी आगे क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के कारण जो आगे इशू आएंगे उसके अंदर हमारे न्याय चौपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हम सब आपके सहयोग से पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को समाज के लिए जितना कार्य कर सकें उसमें आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी अजय गुप्ता जी। अब मैं संजय शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंत्र संचालन करें, कल्याण मंत्र का उच्चारण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठासु शान्तिर्भवतु। ओम।